नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फायर सेफ्टी एकेडमी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं डीसीपी टेंडर के बारे में, यानी कि ड्राई केमिकल पाउडर फायर टेंडर के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। इसमें हम जानेंगे कि डीसीपी टेंडर की जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, क्या क्या एसेसरीज एंड इक्विपमेंट्स होते हैं, उनकी लिस्ट देखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि डीसीपी टेंडर की डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है। फिर हम एक डीसीपी टेंडर का डायग्राम देखेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और कहाँ कहाँ पे होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल पैनल के बारे में, कंट्रोल पैनल क्या होता है, इस पे वाल कौन कौन से होते हैं, क्या क्या काम होता है उनका। उसके बाद लास्ट में देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रोसीजर, डीसीपी टेंडर को ऑपरेट करने का प्रोसीजर क्या होता है, किस तरीके से चलाया जाता है इसको। तो इन सब चीज़ों को हम वीडियो में देखेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे डीसीपी टेंडर होता क्या है। डीसीपी टेंडर रिफाइनरीज, प्रोसेसिंग केमिकल इंडस्ट्रीज, एयरपोर्ट और टाउन के जो फायर ब्रिगेड्स हैं, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हो गया है आजकल। डीसीपी टेंडर में ड्राई केमिकल पाउडर का यूज किया जाता है एज एक्सटिंग्विशिंग मीडिया, जो फोम कंपैटिबल होता है, यानी कि फोम के साथ भी हम इस डीसीपी पाउडर का यूज कर सकते हैं। जो एक्सपेलिंग मीडिया होता है वो गैस होता है और इसमें नाइट्रोजन का यूज किया जाता है एक्सपेलिंग मीडिया के तौर पे। क्लास बी और सी की फायर के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है ड्राई केमिकल पाउडर। डीसीपी टेंडर दो कैपेसिटी का होता है, एक लार्ज कैपेसिटी का होता है, एक स्मॉल कैपेसिटी का होता है। तो जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वो लार्ज कैपेसिटी का डीसीपी टेंडर है, जिसकी कैपेसिटी 1000 केजी, 2000 केजी या फिर 4000 केजी हो सकती है। तो इसका आईएस नंबर होता है 109931984 और एक होता है 150 केजी की कैपेसिटी का, इसका आईएस नंबर है 955। तो अगर आप स्मॉल कैपेसिटी के डीसीपी टेंडर के बारे में जानकारी चाहते हैं तो इस आईएस नंबर को रेफर कर सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी, IS 955। अब हम देखेंगे जनरल रिक्वायरमेंट्स के बारे में, क्या क्या जनरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं डीसीपी टेंडर। तो डीसीपी टेंडर में 2000 केजी डीसीपी को स्टोर करने के लिए एक या फिर 2 वेसल होते हैं। पाउडर को प्रेशराइज करके और फायर फाइटिंग के लिए इस्तेमाल करने के लिए टेंडर में ही एक्सपेलेंट गैस की असेंबली होती है, जिसके थ्रू हम वेसल को प्रेशराइज करके और डीसीपी का उपयोग फायर फाइटिंग के लिए करते हैं। इन वेसल्स के थ्रू 2 होजरील कनेक्टेड होते हैं, जिसमें ट्रिगर टाइप पिस्टल ग्रिप नोजल लगी होती है और इन डीसीपी टेंडर्स पे मॉनिटर्स भी होते हैं फायर फाइटिंग के लिए। डीसीपी टेंडर का जो ग्रॉस वेट है वो इंक्लूडिंग क्रू, ड्राई पाउडर और इक्विपमेंट के साथ 8500 किलो से कम का नहीं होना चाहिए। पूरी लदी हुई गाड़ी का लेवल रोड पे जो मैक्सिमम स्पीड होगा वो 72 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। जब हम खड़ी गाड़ी में गियर लगाते हैं तो 55 सेकंड के अंदर गाड़ी 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेनी चाहिए। जब ड्राई और लेवल सरफेस पे गाड़ी 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और आप फुट ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं तो जहां जो आपका ब्रेकिंग पॉइंट है वहां से 15 मीटर से पहले गाड़ी रुक जानी चाहिए। अब कुछ डायमेंशंस के बारे में देखेंगे। तो जो व्हील बेस होगा वो 4500 mm से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। टर्निंग सर्कल 20 मीटर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। रोड क्लियरेंस 230 mm से कम का नहीं होना चाहिए। और जो ओवरऑल चौड़ाई होती है गाड़ी की वो 2500 mm से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। गाड़ी के पीछे टोइंग अरेंजमेंट होना चाहिए, जैसे कि किसी चीज को अगर हमें टो करना है तो आसानी हो। जैसे कि अगर मान लीजिए 1 टन का ट्रेलर पंप है, उसे हम टो करके कहीं ले जाना है तो हम उसे टोइंग हुक में टो कर सकते हैं, तो इसलिए टोइंग हुक का अरेंजमेंट होना चाहिए। अब मटेरियल सिलेक्शन के बारे में देखेंगे, कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है, किस तरीके का। गाड़ी को बनाने के लिए जब मटेरियल का ही हम सिलेक्शन करते हैं तो उसमें ध्यान रखना है कि मटेरियल लाइट होना चाहिए, उसमें स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी होनी चाहिए। गाड़ी इस तरीके से डिजाइन होनी चाहिए कि कांस्टेंट हाई ह्यूमिडिटी और हीट में भी हम उसका इस्तेमाल कर सकें। हाई ह्यूमिडिटी और हीट की कंडीशन को देखते हुए रबर का यूज आपको अवॉइड करना चाहिए जहां तक पॉसिबल हो। और अगर रबर को अवॉइड करना पॉसिबल ना हो तो जो भी रबर के पार्ट्स हैं, जहां भी आपने रबर यूज किया हुआ है, वो आसानी से अवेलेबल होने चाहिए और रिप्लेस करने के लायक होने चाहिए। जितने भी पार्ट्स और फिटिंग्स एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में हैं या फिर जो पाउडर के कांटेक्ट में आ रहे हैं, ये सब कोरोजन रेसिस्टेंट मटेरियल से बने होने चाहिए या फिर इस तरीके से ट्रीट होने चाहिए कि इनमें कोरोजन लगने के चांसेस ना हो। अब डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इंजन के बारे में। गाड़ी में जो इंजन यूज करेंगे वो कंप्रेशन इग्निशन टाइप होना चाहिए और कोल्ड एटमॉस्फेयर में पूरी लोडेड गाड़ी को बिना किसी प्रिलिमिनरी रनिंग पीरियड के ये चलाने में सहायक होना चाहिए। इंजन से रिलेटेड जितने भी गेज होते हैं ये ड्राइवर केबिन में प्रोवाइड होने चाहिए, जैसे कि टेम्परेचर, ऑयल प्रेशर, वाटर, इन सब पे नॉर्मल ऑपरेटिंग रेटिंग मार्क्ड होनी चाहिए और ये सब जो ड्राइवर का केबिन होता है उसके इंस्ट्रूमेंट पैनल पे प्रोवाइड होने चाहिए।
अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करें तो गाड़ी में एक ट्रिकल टाइप बैटरी चार्जर होना चाहिए बैटरी को रिचार्ज करने के लिए। गाड़ी में जितने भी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं उन सब के लिए एक सेपरेट फ्यूज होना चाहिए और इन सबको एक कॉमन फ्यूज बॉक्स में लोकेट होना चाहिए जहां पे आसानी से ज़रूरत पड़ने पे आदमी पहुंच सके और चेंज कर सके अगर कोई ज़रूरत है तो। और उस पर इंडिकेशन होना चाहिए कौन सा फ्यूज किस लिए है और साथ ही इसके स्पेयर फ्यूजेस भी होने चाहिए। अब बात करेंगे बॉडी वर्क्स की। तो गाड़ी में जो इनक्लोज्ड केबिन होगा उसमें 2 लोगों के बैठने के लिए जगह होनी चाहिए, एक ड्राइवर के लिए और एक सहायक के लिए। केबिन के पीछे की जो बॉडी होगी वो डीसीपी वेसल्स और इक्विपमेंट के लिए डिजाइन होगा और जो फ्लोरिंग होगी पीछे की बॉडी की उस पर लाइट अलॉय चेकर्ड प्लेट्स लगे होने चाहिए। केबिन के अलावा गाड़ी के पीछे जो जगह होती है वहां पे 2 लोगों के खड़े होने की जगह होनी चाहिए और वहां पे ग्रैब रेल और नॉन स्किड स्टेप्स प्रोवाइड होने चाहिए। इक्विपमेंट, टूल और अदर टाइप के आइटम्स को स्टोर करने के लिए उसमें लॉकर्स प्रोवाइड होने चाहिए। जितने भी लॉकर्स होंगे उनमें वाटर प्रूफिंग लाइनिंग होनी चाहिए। लॉकर का कंस्ट्रक्शन मजबूत होना चाहिए और जितना ज़्यादा लाइट आप रख सकते हैं, जितना ज़्यादा हल्का आप रख सकते हैं उतना ज़्यादा रखने की कोशिश करनी चाहिए। सभी लॉकर्स में लाइटिंग के लिए ऑटोमेटिक ऑन ऑफ स्विच लगा होना चाहिए और इसका जो मास्टर स्विच होगा वो ड्राइवर केबिन में होना चाहिए। ज़रूरत के हिसाब से ड्राइवर केबिन में वायरलेस इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। बैटरी ऑपरेटेड पब्लिक एड्रेस सिस्टम विद एम्पलीफायर एंड माइक्रोफोन ये ड्राइवर के केबिन में होना चाहिए। गाड़ी के पीछे की साइड में जो भी लाइट फिटिंग है वो प्रोटेक्टेड होने चाहिए ताकि जब क्रू का कोई मूवमेंट हो तो वो डैमेज ना हो। अब देखेंगे ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशिंग इक्विपमेंट्स के बारे में। तो गाड़ी में 2000 केजी ड्राई केमिकल पाउडर स्टोर करने के लिए वेसल होने चाहिए गाड़ी में, या फिर 2000 केजी का एक वेसल हो सकता है या फिर 1000 केजी के 2 वेसल हो सकते हैं, या फिर आपकी जो रिक्वायरमेंट है कैपेसिटी है वो ज़्यादा है 4000 केजी की है तो 2000 के 2 वेसल हो सकते हैं। इसमें जो पाउडर होगा वो फोम कंपैटिबल टाइप होगा और उसका IS नंबर 4308 से होगा। गाड़ी में जितने भी वेसल हैं उन सब के लिए सेपरेट फिलिंग अपर्चर कवर होना चाहिए, ड्रेन प्लग होना चाहिए, सेफ्टी बॉल, प्रेशर गेज, आइसोलेशन बॉल, डिस्चार्ज बॉल, SCRF बॉल जो होंगे ये सब अलग अलग होने चाहिए अलग अलग वेसल्स के लिए सुटेबल लोकेशन पे। ड्राई केमिकल पाउडर को फायर फाइटिंग के लिए यूज करने के लिए मॉनिटर का प्रोविजन होना चाहिए या फिर 2 होजरील का प्रोविजन होना चाहिए या फिर दोनों का होना चाहिए, जिससे कि होजरील और मॉनिटर दोनों को एक साथ हम ऑपरेट कर सकें। अगर आपकी गाड़ी में 2 वेसल हैं तो एक कॉमन मैनिफोल्ड होना चाहिए जिससे कि दोनों वेसल्स को ऑपरेट करके हम होजरील में और मॉनिटर में पाउडर की सप्लाई ले सकें। आपकी अगर गाड़ी में 2 वेसल हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो एक्सपेलिंग मीडिया है जो आप नाइट्रोजन सिलेंडर यूज कर रहे हैं दोनों वेसल के लिए अलग अलग होंगे। दोनों वेसल आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होने चाहिए। वेसल का इंटरनल सरफेस जो होगा वो एंटी करोजन से ट्रीट होना चाहिए या फिर एपॉक्सी पेंट होना चाहिए। ड्राइवर कैब के पीछे ऊपर में एक लॉन्ग रेंज मॉनिटर माउंट होना चाहिए। पीछे का जो प्लेटफॉर्म है वो मजबूत होना चाहिए ताकि जब हम मॉनिटर का यूज करते हैं तो किसी भी तरह का वहां पे वाइब्रेशन ना हो। जब कोई ऑपरेटर मॉनिटर को ऑपरेट कर रहा है तो वहां पे उसके चारों तरफ मॉनिटर के चारों तरफ स्पेस होना चाहिए ताकि ऑपरेटर वहां पे मूवमेंट कर सके चारों तरफ। जब हम होजरील का यूज कर रहे हैं तो 5 kg पर सेकेंड से कम का डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए पर होजरील का, और जो थ्रो होगा वो 10 मीटर हॉरिजॉन्टल और 8 मीटर वर्टिकल से कम का नहीं होना चाहिए, और ये उस कंडीशन में होगा जब हम दोनों लाइन यूज कर रहे हैं। मॉनिटर जो लगा होगा उस पे एक सेलेक्टिंग नॉब होता है जिसपे आप मॉनिटर का डिस्चार्ज सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 15 kg पर सेकेंड, 25 kg पर सेकेंड, 40 kg पर सेकेंड। आपको थ्रो कितना चाहिए मॉनिटर का, कितना आउटपुट चाहिए उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो उसका भी एक प्रोविजन होना चाहिए मॉनिटर पे। मॉनिटर का थ्रो हॉरिजॉन्टल में कम से कम 40 मीटर होना चाहिए और वर्टिकल में 30 मीटर होना चाहिए। जितना भी पाउडर हम यूज कर रहे हैं गाड़ी में, जितनी कैपेसिटी है हमारी गाड़ी की, उसका जो डिस्चार्ज होगा टोटल डिस्चार्ज वो 90% से कम का नहीं होना चाहिए। जब आप फायर फाइटिंग के लिए वेसल को चार्ज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब आपका फायर फाइटिंग खत्म हो जाता है उसके बाद भी आपका वेसल चार्ज रह जाता है, तो अगर आप मॉनिटर या होज से उस प्रेशर को डिस्चार्ज करेंगे तो आपका पाउडर वेस्ट जाएगा। तो उसके लिए वेसल पे एक अरेंजमेंट होना चाहिए, एक वाल्व होना चाहिए, प्रेशर रिलीज वाल्व, जिससे कि जो प्रेशर है वेसल में उसको रिलीज कर दिया जाता है हवा में, और जो पाउडर है उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता है। पाउडर वेसल में स्टोर रहेगा, सिर्फ एयर रिलीज हो जाती है जो प्रेशराइज्ड एयर होती है। जब आपने मॉनिटर या होजरील का यूज किया है तो फिर उस यूज करने के बाद फ्लशिंग का अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि जो उसमें लाइन में जो पाउडर बचा हुआ है उसे हम फ्लश करके बाहर निकाल सकें और कॉकिंग होने के चांसेस ना हो। और फ्लशिंग का जो वाल्व होगा वो कंट्रोल पैनल पे प्रोवाइड होना चाहिए।
जो नाइट्रोजन सिलेंडर लगाए गए हैं गाड़ी में, उससे अगर आप हॉजिल और मॉनिटर को फ्लश नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक आउटसोर्स से एयर का कनेक्शन लेके और हॉजिल और मॉनिटर को फ्लश करने का अरेंजमेंट होना चाहिए गाड़ी में। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि गाड़ी में हम एक्सपेलिंग मीडिया के तौर पे गैस का यूज करते हैं और वो नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन इसमें यूज करेंगे, नाइट्रोजन सिलेंडर जिसकी कैपेसिटी 50 लीटर से कम नहीं होनी चाहिए प्रत्येक सिलेंडर की, और इसकी जो फिलिंग प्रेशर है वो 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। नाइट्रोजन सिलेंडर्स में व्हील टाइप ऑपरेटिंग वाल्व होने चाहिए, और जो डीसीपी वेसल है इसका वर्किंग प्रेशर 14 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपकी गाड़ी में इतनी मात्रा में नाइट्रोजन सिलेंडर्स होने चाहिए कि जो आपकी गाड़ी की कैपेसिटी है 2000 kg या 4000 kg, उस पूरे पाउडर को होजरिल के थ्रू या मॉनिटर के थ्रू खाली किया जा सके। तो इतना आपके पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए सिलेंडर्स की। नाइट्रोजन सिलेंडर्स को गाड़ी के पीछे प्रॉपर तरीके से पोजीशन किया जाना चाहिए और स्टैंड और सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए, जिससे कि जो गैस है कम से कम 95% उस गैस को यूटिलाइज किया जा सके डीसीपी को डिस्चार्ज करने के लिए। नाइट्रोजन सिलेंडर से निकल के जो पाइप डीसीपी वेसल तक जाती है वो रिगिड टाइप होनी चाहिए। नाइट्रोजन सिलेंडर्स और डीसीपी वेसल के बीच में एक प्रेशर रेगुलेटर लगा होना चाहिए। इसका काम ये होता है कि डीसीपी वेसल्स जो हैं इसमें 14 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा का प्रेशर बिल्ड नहीं होने देता है। आगे मैं कंट्रोल पैनल पे मैं आपको बताऊंगा कि जब कंट्रोल पैनल की पिक दिखाऊंगा तो प्रेशर रेगुलेटर वाल्व होता क्या है और किस तरीके का दिखता है। जो हम एक्सपेलिंग मीडिया यूज कर रहे हैं, जो गैस यूज कर रहे हैं, उसको बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए भी अरेंजमेंट होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया कि सफिशिएंट मात्रा में आपके पास नाइट्रोजन सिलेंडर्स होने चाहिए, ताकि जब आपका पाउडर खत्म हो जाए, पूरा डीसीपी डिस्चार्ज हो जाए, तो आप अपनी लाइन को फ्लश जरूर कर सकें। पीछे जो मॉनिटर प्रोवाइड किया जाएगा वो इजीली मूवेबल होना चाहिए कि जो ऑपरेटर है वो इसे आसानी से मूव कर सके, घुमा सके, और ये जब इसका यूज नहीं करते हैं तो एक क्लैंप पे इसको सिक्योर करके रखना चाहिए। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो हमारा मॉनिटर होगा उस पर एक सिलेक्टिंग वाल्व होता है या फिर ऑपरेटिंग लीवर बोल सकते हैं, उसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको मॉनिटर का क्या डिस्चार्ज चाहिए। 15 kg पर सेकेंड चाहिए, 25 kg पर सेकेंड चाहिए, 40 kg पर सेकेंड ड्राई पाउडर का डिस्चार्ज चाहिए। तो वो एक अरेंजमेंट होना चाहिए मॉनिटर के पास। गाड़ी में जो मॉनिटर होगा वो 360 डिग्री हॉरिजॉन्टल और 100 डिग्री वर्टिकल मूवमेंट होना चाहिए उसका, और जितने भी कंट्रोल्स होंगे वो सब जो ग्रिप हैंडल होता है मॉनिटर का उसके पास प्रोवाइड होने चाहिए, ताकि जो ऑपरेटर है उसे ऑपरेट करने में आसानी हो। जो होजरील होगा वो गाड़ी के दोनों तरफ प्रोवाइड होना चाहिए, ताकि आप सिचुएशन के हिसाब से तुरंत होजरील को यूज में ले सकें। होजरील में लॉकिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, ताकि जो जितना आपको जरूरत है उतना खोलने के बाद आप होजरील को लॉक कर सकें जो व्हील है उसका। जो होजरी जो होगी वो 30 मीटर लंबी होनी चाहिए, रबर की बनी होनी चाहिए, और उसमें ट्रिगर टाइप पिस्टल ग्रिप नोजल लगा होना चाहिए, जिसकी डिस्चार्ज कैपेसिटी 5 kg पर सेंटीमीटर की होनी चाहिए 14 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर पे। जितने भी डिस्चार्ज नोजल, पाइप फिटिंग या प्रेशर गेजेज का हम यूज करेंगे वो सब नॉन करोजिव, नॉन रिएक्टिव मटेरियल के होंगे और कंपैटिबल होने चाहिए ड्राई केमिकल पाउडर के साथ यूज करने के लिए। अब हम देखेंगे कंट्रोल पैनल के बारे में। तो कंट्रोल पैनल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है गाड़ी को ऑपरेट करने में। आपको जहां भी गाड़ी ऑपरेट करनी है, फायर फाइटिंग करनी है, तो वहां पे कंट्रोल पैनल से ही आपको सारा कुछ ऑपरेशन करना होता है। तो जो कंट्रोल पैनल होगा वो प्रॉपरली इल्यूमिनेटेड होगा, ताकि आपको नाइट के टाइम पे अगर उसे यूज करना है तो आसानी हो। और पैनल ऐसी जगह पे होना चाहिए गाड़ी में जिससे आप आसानी से वहां पे खड़े होकर ऑपरेट कर सकें गाड़ी को। कंट्रोल पैनल पे नेसेसरी कंट्रोल वाल्व्स और गेजेस प्रोवाइड होने चाहिए। जितने भी वाल्व होंगे कंट्रोल पैनल पे उन सब की मार्किंग होनी चाहिए कि कौन सा वाल्व किस लिए है, कौन सा गेज किस लिए है, ताकि ऑपरेट करने में आसानी हो। कंट्रोल पैनल में क्या क्या होना चाहिए ये देखते हैं। तो प्रेशर गेज होगा जो शो करेगा कि जो आपका एक्सपेलेंट गैस सिलेंडर है उसमें प्रेशर कितना है। प्रेशर गेज होगा जो आपका ऑपरेटिंग प्रेशर इंडिकेट करेगा, आपके वेसल का प्रेशर। ऑपरेटिंग लीवर्स होने चाहिए एक्सपेलेंट गैस वाल्व के लिए, मॉनिटर वाल्व फॉर होज रील, प्रेशर रिलीज वाल्व, फ्लशिंग वाल्व फॉर मॉनिटर एंड फ्लशिंग वाल्व फॉर होज रील। और फिर स्विच होने चाहिए लाइटिंग अरेंजमेंट के, और इंस्ट्रक्शन पैनल होना चाहिए फॉर ऑपरेशन विद लाइन डायग्राम। तो मतलब इंस्ट्रक्शन पैनल भी होने चाहिए ताकि किस तरीके से इसको ऑपरेट करना है वो वहाँ पे लिखा होना चाहिए, और लाइन डायग्राम भी होना चाहिए। आगे वीडियो में मैं पूरा आपको एक कंट्रोल पैनल का फोटो दिखाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि कौन कौन सा वाल्व है, क्या क्या इसका यूज है, किस तरीके से ऑपरेट करना है। ये सब आगे हम वीडियो में देखेंगे, जितने भी वाल्व हमने देखे अभी इन सब के बारे में। अब आगे देखते हैं इंस्ट्रक्शन बुक, एसेसरीज एंड इक्विपमेंट्स क्या क्या होने चाहिए गाड़ी में।
गाड़ी में नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रोसीजर और मेंटेनेंस प्रोसीजर के लिए इंस्ट्रक्शन बुक होना चाहिए। गाड़ी के लिए जो स्पेयर पार्ट्स होंगे इन सब की लिस्ट होनी चाहिए जो इंस्ट्रक्शन बुक है उसके अंदर। एसेसरीज में क्या क्या होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड सायरन होना चाहिए 1 किलोमीटर वर्किंग ऑन द बैटरी ऑफ द अप्लायंसेस। फॉग लैंप होने चाहिए 2, रिवर्सिंग लाइट होना चाहिए, एयरफील्ड ऑब्स्ट्रक्शन मार्किंग लाइट होनी चाहिए 2, रिवॉल्विंग बीकन्स लाइट होनी चाहिए, सर्च लाइट होनी चाहिए विद ट्राइपॉड एंड वायर नॉट लेस देन 30 मीटर ऑफ TRS केबल ऑन ए व्हील माउंटेड ऑन द अप्लायंसेस। स्पॉट लाइट होनी चाहिए, इंस्पेक्शन लैंप होना चाहिए, टूल्स और विंड स्क्रीन वाइपर होने चाहिए 2 नोज। अब देखेंगे गाड़ी में क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए, तो फायरमैन एक्स होना चाहिए 2 जिसका IS नंबर है 926, लार्ज एक्स होनी चाहिए 1 जिसका IS नंबर है 5505, एक्स हैंड होनी चाहिए 1 जिसका IS नंबर है 5505, सॉवेल होना चाहिए 1 जिसका IS नंबर है 274, स्पेयर एक्सपीलेंट गैस सिलेंडर होना चाहिए, स्पेयर में मतलब आपको नाइट्रोजन के सिलेंडर्स होने चाहिए जिसकी प्रत्येक की कैपेसिटी 50 लीटर होनी चाहिए कम से कम, और जो ये सिलेंडर होने चाहिए आपके पास 4 होने चाहिए कम से कम। मार्किंग के बारे में हम बात करेंगे, तो गाड़ी पे क्लियर और परमानेंट मार्किंग होनी चाहिए कुछ चीज़ों की, जैसे कि मैन्युफैक्चरर कौन है, उसका नाम क्या है, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा, और ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है गाड़ी का। इंजन नंबर प्रोवाइड करा सकते हैं, चेसिस नंबर प्रोवाइड हो सकता है, तो ये सब चीज़ें क्लियरली मार्क्ड होनी चाहिए सुटेबल लोकेशन पे। अब हम DCP टेंडर का डायग्राम देखेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो ये पूरा DCP टेंडर का डायग्राम है। ये और ये जो आप 2 चीज़ें देख रहे हैं ये DCP वेसल्स होते हैं जिसमें हम DCP पाउडर को स्टोर करके रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पे इन्हें हम प्रेशराइज्ड करके फायर फाइटिंग करते हैं। ये नाइट्रोजन सिलेंडर्स हैं जिनकी सहायता से हम DCP वेसल्स को प्रेशराइज करते हैं फायर फाइटिंग के लिए। ये और ये 2 जो आप देख रहे हैं इन्हें होजरिल बोलते हैं, इनकी सहायता से हम फायर फाइटिंग करते हैं। इन्हें खोल के हम दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं आसानी से और फायर फाइटिंग कर सकते हैं। इसमें पिस्टल ग्रिप टाइप नोजल्स लगे होते हैं। ये ऊपर में आप जो देख रहे हैं ये मॉनिटर होता है फायर फाइटिंग के लिए। ये कंपार्टमेंट लॉकर होता है, आप इक्विपमेंट और जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उन्हें स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये ऊपर में सर्च लाइट है विद केबल विंच जिसमें 30 मीटर की केबल होती है और ज़रूरत पड़ने पे आप इसे एक जगह से दूसरी जगह पे भी ले जा सकते हैं केबल को एक्सटेंड करके। ये ड्राइवर और ऑफिसर के बैठने के लिए एक केबिन है, 2 लोगों के बैठने का एकोमोडेशन है। किसी किसी गाड़ियों में ये 2 से ज़्यादा लोगों के बैठने के लिए होता है तो उसमें केबिन को एक्सटेंड कर दिया जाता है और पीछे सीट बढ़ा दी जाती हैं। ये जो आप ऊपर में देख रहे हैं ये ब्लिंकर लाइट है या फिर इसे बीकन लाइट भी बोलते हैं। इसके अलावा गाड़ी में जो नहीं दिख रहा है वो होता है कंट्रोल पैनल, जिससे आप पूरे सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। पूरे जो DCP है, सिलेंडर्स हैं नाइट्रोजन के, उन सबको ऑपरेट किया जाता है। उस पर बहुत सारे लीवर्स और गेजेज होते हैं, तो वो किसी भी एक सुटेबल लोकेशन पे प्रोवाइड किया जा सकता है जहां पे आप उसको आसानी से ऑपरेट कर सकें पूरी गाड़ी को। तो आगे मैं दिखाऊंगा कंट्रोल पैनल कैसा होता है। पिछला जो था वो गाड़ी का डायग्राम था। गाड़ी कुछ इस तरीके से दिखती है जब पूरी तरीके से तैयार होती है। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये दिल्ली फायर सर्विस के ट्रेनिंग सेंटर की है, जब मैंने ट्रेनिंग टाइम में लिया था फास्मा, शायद आपको पता होगा, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट एकेडमी। तो वहाँ पे ये गाड़ी थी ट्राई केमिकल पाउडर। इसमें 2 वेसल आप देख रहे होंगे, इसमें 500 kg के 2 वेसल हैं, मतलब गाड़ी की पूरी कैपेसिटी 1000 kg है। और दोनों वेसल्स के लिए अलग अलग सिलेंडर्स लगे हुए हैं दोनों साइडों पे नाइट्रोजन के। आपको एक होजरिल दिख रही होगी इस साइड में और एक होजरिल उस साइड में होगी और ऊपर में मॉनिटर दिखाई दे रहा होगा। तो ये पूरा एक गाड़ी इस तरीके से दिखती है बनने के बाद। और जो आपकी कैपेसिटी है वो डिपेंड करता है आपको रिक्वायरमेंट कितनी है। जैसे आपने 500 kg के 2 वेसल लगाए हैं, आप यहाँ पे आप 1000 kg के भी 2 वेसल लगा सकते हैं, 2000 kg के भी 2 वेसल लगा सकते हैं, या फिर 2000 kg का एक ही वेसल लगा सकते हैं। वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हैं जो भी आपको ज़रूरत है। अब देखेंगे हम कंट्रोल पैनल एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में। कंट्रोल पैनल किस तरीके का दिखता है, क्या क्या उस पर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्या गेजेज होते हैं, क्या वॉल्व होते हैं, और DCP को ऑपरेट किस तरीके से करते हैं DCP टेंडर को, उन सब के बारे में देखेंगे वीडियो में। तो ये पूरा जो आप पिक देख रहे हैं ये कंट्रोल पैनल होता है DCP टेंडर का। आप देख रहे होंगे इस पे लिखा हुआ है कंट्रोल पैनल V2, मतलब कि ये जो गाड़ी है जिसका फोटो मैंने लगाया है इसमें 2 वेसल हैं गाड़ी में 2000 kg के, और दोनों वेसल्स के लिए अलग अलग कंट्रोल पैनल्स हैं। तो ये जो कंट्रोल पैनल है ये दूसरा कंट्रोल पैनल है, एक और कंट्रोल पैनल है दूसरी साइड को। तो दोनों वेसल्स जो हैं इसके, उन दोनों में तो मतलब गाड़ी में 2 वेसल्स हैं 2000 kg के
और गाड़ी में टोटल 4 होज रील और 1 मॉनिटर हैं। एक वेसल से 2 होज रील है और दूसरी वेसल से 2 होज रील है। दोनों वेसल्स के लिए अलग अलग नाइट्रोजन सिलेंडर्स के बैंक हैं जिसे ऑपरेट किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस किस यूज में आती हैं। तो सबसे पहले जो ये लाइन डायग्राम है इसमें दिखाता है कि कौन सी लाइन कहाँ से जाके कनेक्ट हो रही है, तो वो मेंटेनेंस पर्पज के लिए ज़्यादातर उपयोगी होता है। ये नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं सिल्वर पट्टी, इस पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, मतलब कि ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस, किस तरीके से गाड़ी को ऑपरेट करना है। अगर आपको नहीं पता है किस तरीके से ऑपरेट करना है तो आप इसको पढ़ के और उसके अकॉर्डिंग आप गाड़ी को ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये है प्रेशर गेज। तो ये प्रेशर गेज जो होता है ये सिलेंडर का प्रेशर दिखाता है कि सिलेंडर में कितना प्रेशर है, खाली या भरा या आधा भरा हुआ है। तो ये चीज़ हमें इस प्रेशर गेज में शो होती है। जो मैंने पीछे आपको बताया था प्रेशर रेगुलेटिंग डिवाइस के बारे में, वो ये चीज़ होती है। दो आप देख रहे होंगे, एक ये और एक इसके साइड में है पीले कलर का। तो ये दोनों प्रेशर रेगुलेटिंग डिवाइस होती हैं। इनका काम ये होता है कि सिलेंडर में कितना भी प्रेशर हो, आपकी जो वेसल में प्रेशर मेंटेन होगा वो 14 से 15 kg से ज़्यादा मेंटेन नहीं होगा। ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऊपर में जो नॉब दिख रहा है उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कितना प्रेशर मेंटेन करना है। मोस्टली हम वेसल में 14 से 15 kg का प्रेशर मेंटेन करते हैं और ये उस चीज़ को ऑब्जर्व करता है कि इससे ज़्यादा प्रेशर वेसल में नहीं जाने देता है। ये जो आप देख रहे हैं ये नाइट्रोजन सिलेंडर है, पाइप कनेक्टेड है इससे, और ये पाइप जाती है रेगुलेटिंग डिवाइस में और रेगुलेटिंग डिवाइस से फिर जो प्रेशर है वो वेसल में जाता है। ये प्रेशर गेज है। तो इस प्रेशर गेज का काम ये होता है कि आपके वेसल में जो आपका डीसीपी वेसल है उसमें कितना प्रेशर मेंटेन हुआ। आप जब नाइट्रोजन सिलेंडर्स को खोलेंगे तो कितना प्रेशर जा रहा है और कितना प्रेशर मेंटेन हुआ वो चीज़ शो करता है इस प्रेशर गेज में। मोस्टली जब हम इसको ऑपरेट करते हैं तो 14 से 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर मेंटेन करते हैं, मतलब इसका वर्किंग प्रेशर होता है उस पे। तो इस पे क्लियरली मार्क्ड भी है, आप देखेंगे कि 2 लाइनें लिखी हुई हैं और कॉशन का एक स्टिकर लगा हुआ है। तो मतलब इसके बीच में प्रेशर पहुंचने पे हम वेसल को ऑपरेट कर सकते हैं। ये जो स्विच देख रहे हैं ये पैनल पे जो लाइट है, ऊपर में कंट्रोल पैनल लिखा हुआ उसके ऊपर लाइट लगी हुई है ताकि आपको अगर रात को ऑपरेट करना है तो आपको आसानी हो, तो इसके लिए लगा हुआ है। लाइट के लिए स्विच है। ये चार्जिंग वाल्व है, मतलब जब आप सिलेंडर खोलेंगे, सिलेंडर का वाल्व ऑपरेट करेंगे तो वहां से प्रेशर आएगा और रेगुलेटिंग डिवाइस पे आके रुक जाएगा। जब तक आप चार्जिंग वाल्व नहीं खोलेंगे तब तक आपके वेसल में वो प्रेशर नहीं जाता है। जब आप सिलेंडर खोलेंगे तो उस टाइम पे आपको चार्जिंग वाल्व खोलना होता है ताकि जो प्रेशर आ रहा है सिलेंडर से, जो गैस आ रही है सिलेंडर से, वो आपके वेसल में चली जाए। तो ये होता है चार्जिंग वाल्व। ये वाल्व होज रील फ्लशिंग के लिए है। जो को ड्राइवर साइड में 2 होज रील लगी हुई है उनकी फ्लशिंग के लिए। नेक्स्ट वाला भी होज रील फ्लशिंग के लिए है। जो ड्राइवर साइड में होज रील लगे हुए हैं उनके। ऊपर में जो वॉल्व देख रहे हैं ये मॉनिटर फ्लशिंग के लिए वॉल्व है। जब आपका काम खत्म हो गया है, फायर फाइटिंग कर चुके हैं आप, तो आपको लाइन को फ्लश करना होता है ताकि आपके जो मैनिफोल्ड हैं, जो पाइपिंग है, उनमें डीसीपी जम ना जाए, कोकिंग ना हो जाए, चोक ना हो जाए। तो उनके लिए फ्लशिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये फ्लशिंग का वॉल्व है मॉनिटर के लिए। वीडियो में मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि अगर आप अपने जो सिलेंडर है उसकी गैस को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं फ्लशिंग में, तो आपको एक आउटसोर्स से एयर इनलेट लेके आप गाड़ी में दे सकते हैं और फ्लशिंग के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि प्रेशराइज्ड होना चाहिए, प्रेशर आना चाहिए तभी फ्लशिंग होगी, नहीं तो नॉर्मल प्रेशर में फ्लशिंग नहीं होगी। तो आप यहाँ पे कनेक्ट करके आप पूरी लाइन को फ्लश कर सकते हैं आउटसोर्स से, जिससे आपका जो गैस है, जो सिलेंडर है, वो बच जाता है। तो ये पूरा पैनल था। हमने देखा कौन कौन से इस पे लीवर्स होते हैं, क्या गेजेस होते हैं। अब हम देखेंगे किस तरीके से इसे ऑपरेट करना होता है। इंस्ट्रक्शन फॉर ऑपरेटिंग डीसीपी वेसल्स। तो अगर आपको सबसे पहले इसको चार्ज करना है, जो हमारा डीसीपी वेसल है, तो क्या करना होगा, आपको चेक करना है जितने भी आइसोलेशन वाल्व है, मॉनिटर वाल्व है, होज रील वाल्व है, प्रेशर रिलीज वाल्व है, फ्लशिंग वाल्व है, ये सब क्लोज पोजीशन में होने चाहिए, सब बंद होने चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो मैंने आपको दिखाया चार्जिंग वाल्व था, जिससे कि आपका सिलेंडर का प्रेशर वेसल में जाता है, तो उसे आपको खोल देना है। उसके बाद आप सिलेंडर को 1 बाय 1 करके ओपन करेंगे और तब तक ओपन करेंगे जब तक कि वेसल में 14 से 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर बिल्डअप नहीं हो जाता है। एक बार प्रेशर बिल्डअप होने के बाद आपको, अब मान लीजिए मॉनिटर ऑपरेट करना है, तो कैसे करना है, आपको मॉनिटर को घुमाना है और फायर की तरफ पोजीशन करके उसको फिक्स कर देना है। उसके बाद आप सेलेक्टर पर सेलेक्ट करेंगे कि आपको डिस्चार्ज कितना चाहिए, 15 kg पर सेकेंड चाहिए, 25 kg पर सेकेंड चाहिए या 40 kg पर सेकेंड का डिस्चार्ज चाहिए आपको मॉनिटर से, वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो आपका वाल्व है वो ओपन करेंगे मॉनिटर का, तो मॉनिटर से आपका पाउडर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा।
अब देखेंगे कि होज रील ऑपरेशन किस तरीके से किया जाता है। तो जो भी होज रील आपको ऑपरेट करना है उसे आपको खोल देना है और खींच के ले जाना है जहाँ पे आपको यूज करना है वहाँ तक, और उसके बाद आपको जो नोजल है उसको आग की तरफ पॉइंट करना है। उसके बाद जो होज रील वाल्व है उसे ओपन करना है। तो एक चीज़ मैं बता दूं, जो मैंने आपको पिक्चर दिखाया इस सिस्टम में, इस गाड़ी में जो होज रील वाल्व है ये होज रील के पास दिया हुआ है, मतलब होज रील के स्टार्टिंग पॉइंट तक प्रेशर और डीसीपी पहुंचेगा लेकिन होज रील में नहीं पहुंचेगा। तो जब आप होज रील के पास लगा वाल्व खोलेंगे तो वहां से डीसीपी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ऐसा ही सेम मॉनिटर के लिए है। जब आपको मॉनिटर पे चाहिए तो कंट्रोल पैनल पे ऐसा कोई वाल्व नहीं है जिससे आप होज रील और मॉनिटर को ऑपरेट कर सकें। आपको जो भी होज रील ऑपरेट करनी है, जैसा मैंने बताया इसमें 4 होज रील और 1 मॉनिटर है, तो सारे चारों होज रील के पास एक एक वॉल लगे हुए हैं। उन वॉलों को आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा जिस भी होज रील को आप यूज करने वाले हैं उसके लिए। या फिर मॉनिटर के लिए ऊपर में एक कंबाइंड असेंबली है जिससे दोनों वेसल से आके एक पाइप आपस में मिलती है, फिर वो मॉनिटर में जाती है और दोनों के लिए अलग अलग वाल्व हैं। तो आपको जिस वेसल से यूज करना है उसका वाल्व खोल देंगे तो फिर मॉनिटर में सप्लाई जानी शुरू हो जाएगी। अगर दोनों वेसल यूज करने हैं तो दोनों वाल्व खोल दीजिए, उससे आपको मॉनिटर में डिस्चार्ज मिलना शुरू हो जाएगा। कहीं भी डीसीपी टेंडर का यूज करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ्लशिंग की। अगर आपने फ्लशिंग नहीं किया तो आपकी जो लाइनें हैं, जो मैनिफोल्ड हैं, वो सब चोक हो जाएंगी और फिर नेक्स्ट टाइम आप यूज करेंगे तो शायद वो चल नहीं पाएंगी। तो इसके लिए फ्लशिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो फ्लशिंग का मैंने बता दिया आपको। पैनल पे 3 वाल्व होते हैं, होज रील के लिए अलग होता है, दोनों साइड के होज रील के लिए, और मॉनिटर के लिए अलग होता है। तो जब आप फ्लशिंग का वाल्व खोलेंगे तो जो प्रेशर निकलेगा सिलेंडर का वो वेसल में ना जाके सीधा आपकी पाइपलाइन में जाता है। तो उससे जब आप आपके होज रील के पास वाल्व है या फिर मॉनिटर के पास जो वाल्व है उसे खोलेंगे तो पूरी लाइन का जो पूरी लाइन में पाउडर भरा हुआ है वो प्रेशर से डिस्चार्ज हो जाएगा, तो आपका लाइन पूरा फ्लश हो जाएगा। अब मान लीजिए डीप्रेशराइज करना है कि अगर आपने कहीं पे फायर फाइटिंग की, आपकी फायर फाइटिंग खत्म हो गई और आपको डीप्रेशराइज करना है, आपको वेसल प्रेशराइज रह गया है, तो कैसे होगा। तो उसके लिए एक चीज़ मैं बता दूं कि पिक्चर में मैं आपको नहीं दिखा पाया, लेकिन जो वेसल्स होते हैं उसके ऊपर एक प्रेशर रिलीज वाल्व लगा होता है। इससे क्या होता है कि जब आपका वेसल प्रेशराइज्ड है और उस आप वाल्व को आप खोलते हैं तो उस वाल्व से सिर्फ प्रेशर रिलीज हो जाएगा, जो गैस है वो रिलीज हो जाएगी, आपका डीसीपी डिस्चार्ज उससे नहीं होगा। तो आपका डीसीपी जो पाउडर है वो नुकसान होने से बच जाता है। तो ये फायदा होता है वहाँ पे। ये ध्यान रखना है कि जो प्रेशर रिलीज वाल्व होता है वो वेसल के टॉप पे ही होता है, कहीं और नहीं होता है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो थैंक यू, और आशा करता हूं कि आपको जितनी भी जानकारियां चाहिए थी वो सब डीसीपी टेंडर के बारे में आपको मिल गई होंगी। आपको पता चल गया होगा कि डीसीपी टेंडर में क्या क्या होता है, जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, इसका डायग्राम होता है, क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, किस तरीके से ऑपरेट करना होता है, ये सब आपको पता चल गया होगा। तो आपको किसी भी तरीके का डाउट है, कोई क्वेश्चन है डीसीपी टेंडर से रिलेटेड, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड